हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के आगे से ये टेबल पॉइंट 1.1 है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाता है टेबल 1.1 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर फर्टिलाइजर। क्या आ जाता है? फर्टिलाइजर इज एन मैन मेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर इज मैन मेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि ये उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर एक मानव निर्मित ऑर्गेनिक नमक है। आगे चलते हैं। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेड्यूसेस। इसका मतलब यह है कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मवेशिया के गोबर यानी कि जो पशु होते हैं उनके गोबर से और पौधों के अवशेषों से अपघटन से प्राप्त होता है। ये मैन्योर है। आगे चलते हैं। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइज़र होता है वो कारखाने में बनाया जाता है, यानी कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर कैन प्रिपेयर्ड इन फील्ड। जो मैन्योर होता है वो खेतों में बनाया जाता है। मैन्योर कहाँ बनाया जाता है? खेतों में। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैन्योर बनाया जाता है खेतों में। आगे चलते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। फर्टिलाइज़र सॉइल में यानी कि मिट्टी में ह्यूमस नहीं देता है। और यहाँ पर मैन्योर में आ जाते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल, यानी कि जो जैविक खाद होता है वो मैन्योर यानी कि ह्यूमस सॉइल में देता है, यानी कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस। इसमें आपको ये बताया गया है कि यानी कि जो फर्टिलाइज़र होता है वो नाइट्रोजन जैसे पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसके जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस और बस यही है। इसके आगे चलते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें आपको ये बता दिया जाता है कि खाद पौधों में अपेक्षाकृत कम समृद्धि है, यानी कि पोषक तत्व है। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन ए फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर होता है, यानी कि जो फर्टिलाइज़र यानी कि यूरिया वगैरह और खाद मतलब जैविक खाद, उनके बीच में अंतर आपको बता दिया गया है। अब आ जाते हैं मैन्योर यानी कि खाद के लाभ। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, खाद के लाभ। The organic manure is considered better than fertilizer. This is because इसमें आपको ये बता दिया गया है खाद को उर्वरक से बेहतर यानी कि फर्टिलाइज़र इनसे बेहतर क्यों माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि यह जल धारण को बढ़ाता है, मिट्टी की क्षमता, यानी कि इसका यह अर्थ है। आगे चलते हैं। इट मेक्स द सॉइल पोरोमस ड्यू टू विच एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकेम ईजी। मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाता है जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान से आसानी से हो जाता है। आगे चलते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, यानी कि ये जो माइक्रोब्स यानी कि रेगाणु, जो इनकी दोस्ती बढ़ाता है किससे? किसानों से, फार्मर से। लास्ट, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। यह मिट्टी की बनावट में सुधार कर देता है। आगे चलते हैं। इरिगेशन मीन्स मैंने आपको बताया था। जल्दी जल्दी कमेंट में इरिगेशन की डेफिनेशन मुझे जल्दी प्रोवाइड करें। यह आपका आज का टास्क है, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं 1.6 इरिगेशन।
All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed the plant root along with water. Minerals and fertilizer are also absorbed. Plant contain nearly 90% water. इसमें आपको यह बता दिया गया जाता है कि सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जल उचित वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पानी पौधों की जड़ों द्वारा अवघोषित किया जाता है। साथ में पानी खनिज उर्वरक यानी कि जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें भी अवघोषित होते हैं। पौधे में लगभग 90% पानी होता है, यानी कि जो प्लांट्स होता है यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें 90% पानी होता है। तो आगे चलते हैं। Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. इसमें आपको यह बता दिया गया है कि पानी आवश्यक है क्योंकि सूक्ष्म परिस्थितियों में वो अंकुरण यानी कि वो बदलते नहीं हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट। वाटर ऑल्सो, यहाँ पर आगे चलते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्टेड द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। इसमें आपको ये बता दिया जाता है कि ठंड और गर्म हवा दोनों को धाराओं में फसल की रक्षा करता है। आगे चलते हैं हम। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेतों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। मिट्टी में जो नमी होती है उसको बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना चाहिए। किसको? पौधों को। अब जल्दी आगे चलते हैं। The supply of water to crop at regular interval is called irrigation. इसमें आपको ये आपकी जो देख सकते हैं आप, इसमें आपकी इरिगेशन की जो डेफिनेशन है आपको वो प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसके आगे चलते हैं, यानी कि इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ। फसलों को नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है, यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन various from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of expansion of the water from the soil and the leaves? इसमें आपको यह बता दिया जाता है कि सिंचाई का समय और आवृत्ति फसल की मिट्टी से मिट्टी और मौसम से मौसम भिन्न होती है। गर्मियों में पानी की आवृत्ति अधिक होती है, ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी और पत्तियों से पानी के विपक्षीकरण की बढ़ी हुई दर के कारण हो सकता है? अब आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है, ये पैरा दिया गया है छोटा सा, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये आपको दिया जाता है, इसमें लिखा है कि I am very carefully this year about watering the plant. Last summer my plant dried up to dead. इसमें ये आदमी जो बना हुआ है ये कह रहा है कि मैं इस साल पौधों को पानी देने के बारे में बहुत सावधान हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे बहुत सूख गए थे और मर गए थे। तो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर अब आ जाता है सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्या आ जाता है? सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत। आगे चलते हैं। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल। इसमें आपको ये बता दिया गया है कि सिंचाई यानी कि इरिगेशन हम किस चीज़ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है तालाब, झील के पानी से कर सकते हैं, नदियाँ, बांध और नहरें जो होती है यानी कि कैनाल्स। डैम्स हो सकते हैं बांध यानी कि
डैम्स हो जाते हैं बांध, और रिवर्स हो जाती हैं नदियाँ, रिवर्स हो जाती हैं नदियाँ, लेक्स हो जाती है झील, ठीक, लेक्स हो जाती है झील, और ये पॉन्ड्स होते हैं ये हो जाते हैं तालाब, और ट्यूबवेल्स होते हैं नलकूप, यानी कि जो ट्यूबवेल्स होते हैं जो कुआं कहते हैं उनको, वो ट्यूबवेल्स कहा जाता है। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, इसको ट्यूबवेल्स कहा जाता है। आगे चलते हैं अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी कि जो पुराने ज़माने में कैसे सिंचाई की जाती थी। तो आइए इसको भी पढ़ते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फ्रॉम टेकिंग इट टू द फील्ड। इसमें आपको ये बता दिया जाता है कि कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध पानी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से उठाया जाता है ताकि इसे खेतों में लाया जा सके। आगे पढ़ते हैं हम। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड, सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस इफिशिएंट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज। इसमें आपको ये बताया है कि इन विधियों में मवेशी या मानव श्रम का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये तरीके सस्ते हैं लेकिन कम कुशल। बहुत से ऐसे, आगे चलते हैं। दी वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, ऐसे बहुत से ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक तरीके हैं, जैसे कि मोट, फर्स्ट है मोट, सेकंड चैन पंप। अब यहाँ पर हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है धेकली, और फोर्थ है राहत। अब इनकी फिगर देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था मोट। आइए मोट की फिगर देखते हैं। ये देख सकते हैं मोट। पहले इस तरीके से आप फिगर में देख पा रहे होंगे, पहले इस तरीके से पानी दिया जाता था खेतों में, इस तरीके से सिंचाई की जाती थी, आप देख सकते हैं। सेकंड चलते हैं चेन पंप, यानी कि इसमें बताया गया है कि कुओं से पानी निकालकर इसमें डालते थे खेतों में। अगला है मोट पंप। क्या है अगला? चेन पंप। देखते हैं, ये रहा है चेन पंप, आप देख पा रहे होंगे बी, चेन पंप। इसको भी देख लेते हैं। इसमें कुछ ये चेन बना दी गई है, उधर से कुएं में से पानी आता है और इसमें से जाता है और फिर खेतों में आ जाता है, इसको चेन पंप कहते हैं। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। थर्ड आता है धेकली। क्या आता है थर्ड? धेकली, यानी कि आप देख सकते हैं ये रहा धेकली में ऐसे पानी निकालकर खेतों में सिंचाई की जाती है। कैसे पानी निकालकर, आप फिगर में देख सकते हैं। फोर्थ है राहत में क्या होता था? बैल होते थे, उनको इसमें बांध दिया जाता था और घुमाते थे और वहाँ से पानी निकल के खेतों में जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ से पानी निकल के खेतों में जाता है, यहाँ से पानी निकल के खेतों में जाता है, यहाँ पे खेतों में। तो आगे चलते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप। इसमें आपको ये बता दिया गया है कि पंपों का उपयोग आमतौर पर पानी उठाने के लिए किया जाता है। डीजल इन पंपों को चलाने के लिए बायोगैस, बिजली और सौर यानी कि सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो अब यूज़ होते हैं, जो क्या होते हैं अब यूज़ होते हैं, वो क्या मेथड्स हैं? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इसको भी पढ़ लेते हैं अब हम। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। इसमें आपको ये बता दिया गया है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो अब यूज़ होते हैं वो इरिगेशन के मेथड, हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। इसमें वाटर का ज़्यादा उपयोग यानी कि एकदम सही वाला उपयोग किया जाता है। दीज मेन मेथड्स एरियाज यूज्ड आर फॉलोज। आगे चलते हैं। सबसे पहला है स्प्रिंकलर मेथड।
स्प्रिंकल। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें मोटर के द्वारा पानी खींचा जा रहा है कुएं में से, और यहाँ पर पाइप के द्वारा ये हर पाइप के द्वारा यहाँ पर ये लग जाता है और बूंद बूंद यहाँ से निकलती हैं और फिर ये पानी को खेतों में पहुँचाया जाता है। तो ये था पहला मॉडर्न मेथड। अब आ जाते हैं, दिस इज सिस्टम फॉर मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यह सिस्टम यानी कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही यूज़फुल है ऑन दी अनइवन लैंड फॉर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पर पानी की कमी रहती है वहाँ पर ये वाला जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दी परपेंडिकुलर पाइप्स, यानी कि आप देख पा रहे होंगे परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं, दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन दी टॉप। आप देख सकते हैं इनकी जो ये नोजल्स हैं यानी टूटियाँ हैं ये घूम रही हैं ऑन दी टॉप यानी कि ऊपर। आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि ये जो मेन पाइपलाइन है इनसे इन सबका कनेक्शन जुड़ रहा है। आगे चलते हैं, when water is allowed to flow through the main pipe under the pressure which help of a pump, यह पंप के द्वारा संभव है। आगे चलते हैं, और इसमें कुछ नहीं है बस यही है। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं सेकंड ड्रिप सिस्टम पर। क्या आते हैं ड्रिप सिस्टम पर। ड्रिप सिस्टम की इमेज देख लेते हैं एक बार। ये है ड्रिप सिस्टम, आप देख पा रहे होंगे ये है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, मोटर से पानी तो निकाला जाता है परंतु जो पाइप है वो नीचे छोड़ दिया जाता है खेतों में। क्या होता है, पाइप छोड़ दिया जाता है खेतों में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पाइप पानी छोड़ दिया गया है और फिर ये खेत भर जाएगा, फिर मोटर को बंद कर दिया जाता है। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि जो वाटर की ड्रॉप्स यानी कि वाटर की बूंद होती है वो सीधा रूट के पास डाल दी जाती है। सो इट्स कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसी को हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज़। इसमें आपको ये बता दिया जाता है कि ये बेहतर तरीका है किसके लिए, गार्डन के लिए, ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, यानी कि प्लांट्स वाटर देने के लिए फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज़ को। वाटर इज़ नॉट वेस्टेज एट ऑल, इसमें आपको बता दिया गया है कि इसमें वाटर वेस्टेज नहीं होती है। इट इन ए बून इन रीजन वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, इसमें आपको ये भी बता दिया जाता है कि इसमें वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, कहीं भी किसी भी रीजन में अगर वाटर की एबिलिटी हो तो यही ज़्यादातर यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है। तो अब मिलते हैं हम गाइस आपको अगली वीडियो में। ये मेरा पार्ट 4 था, मैं पार्ट 5 आपको बता दूंगा। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। ओके गाइस, बाय, गुड लक।